नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स का एक प्रैक्टिस बैच। ठीक है, और ये किस किस के लिए होगा? ये होगा रेलवे एनटीपीसी और रेलवे डी ग्रुप में जो भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं, और अपने हरियाणा सीईटी इसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चंस आते हैं ये इससे रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो मैं मैथ की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, और भी बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके भी ये मैथ के क्वेश्चन जो है वो सब में आते हैं। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। बस मोस्टली इनको ज़्यादा टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि इनकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दो भी दोस्त हैं मेरे, सब इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो इनका नाम मैं बस ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं बाकी मैथ तो मैथ ही होता है, आपको पता है, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे सेम सेम ही होते हैं। ठीक है, लेवल थोड़ा हार्ड होता है, सीजीएल जैसे में लेवल थोड़ा हार्ड होता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, आईआरसीआई में अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसका लेवल और भी ज़्यादा हार्ड था मैथ का, आपने देखा होगा। ठीक है, तो बस लेवल के ऊपर डिपेंड होता है, मैथ मैथ सब सेम होता है। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ और अच्छा लेवल का टेस्ट मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा कि भाई ऐसे ही कुछ भी डाल रखा है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप देखना। मैंने आज एक रीजनिंग की वीडियो और एक फिजिक्स की न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वीडियो भी मैंने बनाई है। ठीक है, फिजिक्स की न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तीसरी वीडियो है। ठीक है, उनको देख लेना, और आपके फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं रेलवे एनटीपीसी में ये आपको परेशानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एक सोल्व करनी है समीकरण। ये सिंपल सी समीकरण है, इसको सोल्व कर देते हैं। चलिए, तो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? रूट में 16 दे रखा है, तो हम सीधे 4 लिख लेते हैं ना भाई। रूट में 16 दे रखा है, इसको 4 लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू में 4 है और इंटू में है 49। ठीक है, और भाग में दे रखा है क्या? 7 और 81 देख रखा है रूट में, तो 81 रूट किसका होता है? 9 का रूट होता है 81। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे ही 9 लिख लेंगे। ठीक है, 9 लिख लेंगे। इंटू में 2 की स्क्वायर दे रखी है, 2 की स्क्वायर सीधी 4 कर लेंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, 7 से सातु सातु 49 पे कट जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं कट रहा, बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 चौक 28 और नीचे बचा 9। ठीक है, तो 9, तो देख लो आंसर कौन सा है? 28/9, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कैलकुलेटिव बेस था। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने के लिए है। ठीक है, समझ गए तो आप इसको कर दोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो यहाँ पर है cos 1 और यहाँ है cos 90, मतलब 89। ठीक है, cos 89। तो एक बात बताता हूँ मैं, देखो ये ज़्यादा इसमें गहराई में बढ़ोगे ना तो फंस जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में गहराई में बढ़ोगे तो फंस जाओगे, गहराई में नहीं बढ़े ना तो आप इसको 1 सेकंड के अंदर, मतलब विद इन 1 सेकंड आप इसको देखोगे, आंसर लगा के चलते बनोगे। आपको ये पॉइंट याद है तो। ठीक है, ये कोस लिख रखा है, या साइन भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, हर का अलग अलग मिलेगा आपको। मैं सबका बता देता हूँ, एक बार में ही सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो आपको देखना है कि यहाँ एक है। ठीक है, और यहाँ दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड है 89। ठीक है, तो एक और 89 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 90। ठीक है, ऐसे ही आप 2 और 88 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 90। ऐसे ऐसे करते आओगे, जब लास्ट में बचेगा ये कोस 45। ठीक है, कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ऐसे ही यहाँ 10 होता तो 10/45 का मान लिख देते हैं हम 1। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ये। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको ही लगा लेना आप। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम, कि 150 कलमों का क्रय मूल्य कुछ निश्चित कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ 20% पर है, तो बेचे गए कलमों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा ही अटपटा क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी ये क्वेश्चन समझ में आ जाए पहली बार में ही। ठीक है, बार बार आपको देखने को मिले तो परेशान ना हो। मान लो कि एक वस्तु का मूल्य है वो 1 रुपये है। मान लो एक वस्तु का जो मूल्य है वो क्या है? 1 रुपये है। ठीक है, मान लो कि एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु है, तो एक्स वस्तुओं का मूल्य कितना रुपये होगा? 1 × एक्स, एक्स रुपये होगा। भाई बात सही होगी ना, कि 1 रुपये, एक वस्तु का मूल्य कितना रुपये है? 1 रुपये। पर एक्स वस्तुओं का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा? एक्स रुपये हो जाएगा। ठीक है,
अब ये क्या कह रहा है कि 150 कलमों का विक्रय मूल्य उस कुछ निश्चित क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य, ये क्या कह रहा है, 150 कलमों का क्रय मूल्य कुछ निश्चित कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 150 बेची गई है, तो एसपी क्या है हमारे पास, 150 है। तो हमें लाभ निकालने के लिए एक बार बताओ कि लाभ क्या होता है। लाभ होता है कि मान लो हमारे पास 120 रुपये का कुछ सामान था, हमने बेच दिया 150 रुपये का। ठीक है, तो जो लाभ आया वो 150 माइनस 120 करके ही तो निकालेंगे, है ना। तो परसेंट में निकालेंगे तो क्या होता है, 150 माइनस 120 बटे कितने के ऊपर, मतलब 120 पे इंटू में 100, ऐसे करते हैं। तो चलिए इसको परसेंट में लिख लेते हैं और हम क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो 150 रुपये का बेचा गया सामान। ठीक है, और कितने रुपए का था, एक्स रुपए का था, और कितने पे निकाला जाता है लाभ, जो मेन क्रय मूल्य होता है उस पे निकाला जाता है। इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये ले लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, और कितना परसेंट लाभ हुआ है, 20% लाभ हुआ है। ये बात कुछ आपको मतलब कुछ लगी गड़बड़ी इसमें। ठीक है, मेरा फ़ोन आ गया एक बार, बाद में अटेंड करेंगे भाई तुम्हें। ठीक है, तो चलिए, तो हो गया। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्यूशन काटने का। ठीक है, 20 से इस 100 को काट दे, 20 पाँचू 100। ठीक है, ये 5 पे हमारा ये 20 पाँचू 100 कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये x को बराबर के इस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या बनेगा, 150 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5, और इस साइड आ जाएगा x। ठीक है, और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 5x बराबर x। ठीक है, 750 इसी साइड रह जाएगा। ठीक है, 750 को इसी साइड रख देते हैं और इसको भेज देते हैं उस साइड। 5x को इस साइड भेजेंगे तो इस साइड जाके हो जाएगा 6x। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, फिर से कर देते हैं। 6x बराबर 750 है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 750 बटे में, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा है यार, 5 बटे 6। अब इसको इससे काटेंगे तो 6 कम 6, 2 6 दूनी 12 और 6 5 30, तो 125 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 125 हमारे किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, मतलब 125 वो थी कलम, और उसको 130 में 150 में बेचा गया, जिससे 20% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा कोई वो नहीं है इसमें। और बाकी आप है ना एक काम और कर सकते हो, आपको ये मेथड सूट नहीं बैठ रहा ना, तो आप एक काम करना, ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से मैं बताता हूँ। ऑप्शन है अपने पास 120 135 140 और 125। ठीक है, मैं ऑप्शन वाइज करवा के दिखाता हूँ। पहले 120 को ले लेते हैं। ठीक है, 120 को ले लेते हैं, कैसे करते हैं देखो मैं ऑप्शन वाइज बताता हूँ। क्या कह रहा है, 20% लाभ होने पे 150 बन जाती है, मतलब ठीक है 150 आनी चाहिए 20% लाभ पर। हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 120 रुपये का कोई सामान था। ठीक है, 120 रुपये का कोई सामान था, उस पर हमें 20% का लाभ लेना है। तो 20% का लाभ कैसे लिया जाता है भाई, 120 बटे 100 ऐसे ही तो लिया जाता है। और जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12 का कितना होता है, 144। ठीक है, तो यहाँ पर 150 नहीं बने, मतलब ये गलत है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 125 रुपये, 125 भी ऑप्शन में था, इस पे 20 रुपये का लाभ लेना चाहते हैं, 20% का लाभ, मतलब 120 बटे 100। ठीक है, वही 120 बटे 100 किया हमने, एक जीरो से काट दे एक जीरो, यहाँ से काट देते हैं 5 दूनी 10 5 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ से इसको काट देते 6 पे, 25 6 के कितना आता है, 150। देखो वही 150 आ गया, मतलब 125 पर 20% का लाभ लेंगे तो 150 आ जाएगा। तो हम ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम ऑप्शन भी उठा सकते थे, ये उठाते फिर ये उठाते, पर ये इसमें टाइम लग जाता। पर लेकिन किसी को समझ में ना आए तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड आपको समझ में ना आए मान लो, ठीक है, तो ये आप ऑप्शन भी उठा के कर सकते हो। ठीक है, सीधे ही, तो ये 150 लेके आ जाओगे तो समझ लेना आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, और भी खोल के बता देंगे आपको। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये 3 रकम दे रखी है, उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है।
देखो लघुत्तम समापवर्तक जब भी ये क्या अंश हर वाली लघुत्तम समापवर्तक पूछी जाती है तो याद रखना ऊपर वाली का लघुत्तम, ठीक है, अंश का लघुत्तम, ठीक है, और हर का महत्तम, ठीक है। हर का ये HCF और अंश का क्या बोलते हैं ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, ये लेना होता है, ठीक है। तो अब आप मुंह जबानी भी ले सकते हो और वैसे लेना चाहते हो वैसे भी ले सकते हो, या मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। 1/8 है पहली संख्या, फिर है 6/16 दूसरी संख्या, तीसरी संख्या है 3/24। तो ऊपर वाली का लघु एलसीएम लेना है। एलसीएम का क्या मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है, सबसे बड़ी जिसमें सब का भाग हो जाए, तो 6 ले लेते ऊपर, ठीक है भाई। एक का पाड़े में 6 भी आता है, 6 के पाड़े में 6 आता है, 3 दूनी 6 होता है, तो ऊपर एलसीएम ले लिया 6। नीचे लेनी है एचसीएफ, मतलब वो ऐसी संख्या जो सबको काट दे एक साथ, तो हम नीचे ले लेते हैं 4। देखो 4 ले लेंगे तो हम 4 8 को भी काट देगा, 16 को भी काट देगा और 24 को भी काट देगा, और 4 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को काट दे, ठीक है। क्यों यार 8 भी तो है, 8 8 भी ले सकते हैं, 8 16 24, 8 16 को भी काट सकती है, 24 को भी काट सकते हैं, हम 8 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 8 ले लेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा 3/4, ठीक है। 3/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 3/4 ये रहा हमारे ऑप्शन में 3/4। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि ए बी की तुलना में 50% अधिक है, दक्ष है, ठीक है, सी की तुलना में 60% कम दक्ष है, ठीक है। ए और सी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करना देखो, ठीक है। हम लिख लेते ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी हमने लिख लिया। बोल रहा है कि बी ए है वो बी से 50% अधिक है, तो मतलब ए है वो बी से 50% अधिक है, इसका मतलब ये 100 है और ये 150 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगली बात बोल रहा है सी से 60% कम है, ठीक है, सी से 60% कम है, मतलब कि 40% ही है ये टोटल, ठीक है। तो ये 100 है, ये 100 है, तो ये सिर्फ 40% ही है, ये बात बोल रहा है, ठीक है। ये 100 है तो ये 40% ही है, लेकिन हम इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम कैसे सोल्व करेंगे, मान लेते हैं सी है x, ठीक है, सी है x, सी x है, तो x का 40/100 बराबर कितना है, 40/100 बराबर कितने का है, 150 के, ठीक है। ऐसे सोल्व करेंगे, ये आसान पड़ेगा, ठीक है। ये 2 पे कट जाएगा, ये 2 और ये 5, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ये 75 पे कटेगा और ये 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा ना, 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 375, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 375। देखो यहाँ 2 से 75 पे काटेगा, ठीक है, और 75 5 से मतलब ये इतना आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू इतनी होगी, x की वैल्यू इतनी होगी, मतलब 3 की वैल्यू इतनी होगी, मतलब c की वैल्यू इतनी होगी 375, ठीक है, 375 होगी 3 की वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बोल रहा है कि ए और सी किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो 375 और 150 हो जाते हैं 525, है ना। देखो 150 तो 500, 350, 400, 500, 525, ठीक है। ए प्लस सी कितने मिलकर क्या बना देते हैं 525, और कितने दिन तक कार्य करते हैं, 20 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है 100, ठीक है, तो यहाँ 100 ले आते हैं, ये 20 5 100 पे कट जाएगा और 5 इसको कितने में काट देगा, 105 पे काट देगा, तो बी है वो कितने दिन में काम कर देगा, ये 105 दिन के अंदर काम करके रख देगा, ठीक है। तो बी की आंसर कितना आ जाएगा, बी कितने दिन में कर देगा ये काम को, 105 दिन में, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा बटे सीकेंट थीटा बराबर है 5/6, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल दे रखा है,
ठीक है, रेक्टेंगल दे रखा है, इसमें इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये है कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा बटे सीकेंट, ये है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, इसको सीधा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोसिकेंट है ना, कोसिकेंट नहीं सीकेंट है। ठीक है, सीकेंट सीकेंट थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, दोनों के नीचे सीकेंट लगा देते हैं क्योंकि दे रखा है। ठीक है, दोनों के नीचे ले लिया हमने सीकेंट। ठीक है, टाइम क्यों नहीं चल रहा, सीकेंट थीटा और इसका मान क्या है 5/6। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। इससे ये गया कट। ठीक है, और ये जो है ये स्ट्रक्चर ये बन जाएगा कोट थीटा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1 - कोट थीटा इजकल टू 5/6। अब ये कोट थीटा कैसे आया ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो ये नीचे जाएगा, ये बन जाएगा साइन। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा कोस। अब आपको पता है कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है, तो मैंने कोस थीटा लिख दिया। ठीक है, ये है ऐसे। देखो अब इसको इस साइड ले आते हैं और कोट को उस साइड लिया जाते हैं। ठीक है, तो कोट थीटा इजकल टू कोट थीटा इजकल टू ये प्लस का इस साइड आ जाएगा, माइनस का, तो 1 - 5/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 इसका एल्शियम ले लिया तो 6 में से 5 गया तो 1/6। ठीक है, कोट थीटा आ जाएगा हमारे पास 1/6। मैं अगला एक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, उसमें अच्छे से समझा देता हूँ। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं बड़ा सा। ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया मैंने। अब कोट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। कोट कितना दे रखा है हमारे पास, कोट दे रखा है 6 ना, कोट दे रखा है 1/6। ठीक है, कोट थीटा दे रखा है 1/6। हमने याद किया होगा लाल बटे का LALKKA। ठीक है, यहाँ होता है साइन कोस टेन कोसिक सिक कोट। कोट है हमारे पास, तो कोट क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 6, तो यहाँ पर आधार कितना है 6, तो लंब कितना है 1। ठीक है, लंब कितना है 1, तो आधार बटे लंब, तो करण कितना हो जाएगा √37। 37 कैसे हो जाएगा, देखो भाई 6 की स्क्वायर प्लस में 1 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर करेंगे तो 36 और 1 की स्क्वायर करेंगे तो 37। ठीक है, आधार बटे मतलब ये करेंगे और अंडर रूट लगा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विकर्ण निकालने के लिए हमें लंब की स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर को अंडर रूट में ले लेते हैं तो विकर्ण की स्क्वायर आ जाती है। ठीक है, अब सिंपल बच गया हमारे पास। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया सीकेंट स्क्वायर और टैन थीटा का मान बताइए। चलिए सीकेंट कैसे बनेगा, LAL में ढूंढते हैं हम। साइन कोस टैन कोसिक सिक, सिक क्या होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, सीकेंट क्या होता है कि कर्ण बटे आधार। ठीक है, प्लस में और क्या सवाल में क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, टैन दे रखा है। ठीक है, टैन क्या होता है लंब बटे आधार, L/, आधार। ठीक है, इसकी दे रखी स्क्वायर। ठीक है, बस इसमें अब रख देते हैं, बाकी हो गया क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, तो कर्ण क्या है 37, 37 की स्क्वायर करेंगे तो सीधा 37 आ जाएगा। ठीक है, आधार, आधार कितना है 6 है, 6 की स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 प्लस में लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 1, आधार कितना दे रखा है 6। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 37 प्लस में 36 लेंगे, 6 में 36 6। ठीक है, 37 में 36 जुड़ेगा तो 37 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई 45। ठीक है, 45/36। ठीक है, 45/36 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, या फिर हम ऊपर का 43 भी आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर का जो 43 होता है ना वो भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक्स का मान निकालना है, सिंपल सी समीकरण है इसमें।
ठीक है। क्या दे रखा है, दे रखा है कि 6x, ठीक है, 6x प्लस में 3x माइनस 5, ठीक है, और इनटू में 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, और दे रखा है 4x प्लस में 3, ठीक है। ये बात दे रखी है कि 4 9 सा दिख रहा है और 4 है ये, ठीक है, टेंशन मत लेना इसको, पेन दिक्कत कर रहा है बार बार, ठीक है। तो सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा टेंशन वो नहीं लेना इसमें। 6x लिख देना है पहले, फिर ठीक है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6x प्लस में ना माइनस में, सॉरी माइनस में 10 इक्वल टू 4x प्लस में 3, ठीक है। x को एक साइड ले लेते हैं और रकम को एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 6 12, और 12 में से वो 4 माइनस वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो इधर बचेगा 8x, ठीक है। और ये माइनस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 13, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/8, तो 13/8 देखो किस आंसर में ये रहा, खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, यदि a c के 20% के बराबर है और b c के 40% के बराबर है, तो निम्न में कौन सा b का कितना परसेंट है, इसको मिटाने दो, कौन सा b का 150% है। बस इतनी सी बात है, क्वेश्चन ज़्यादा हैवी है नहीं, ठीक है। ए सी से 20% के, ए सी के 20% के बराबर है। यहाँ लिख लो ए डी और सी। क्या कह रहा है, ए है वो सी के 20% के बराबर है, तो सी मान लो 100% है, ठीक है। 100% लिख दे यार एक बार, 100% है तो ये है 20%, ठीक है बराबर है। और क्या कह रहा है आगे, बी सी के 40% के बराबर है, बी है वो सी के 40% के बराबर है, तो यहाँ 40% लिख दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो निम्न में कौन सा बी का 50% है, बी का 50%, मतलब बी का 150%, बी कितना है भाई 40 है, इंटू में बी का 150% कितना होगा भाई, ये लिख दो बी का 150%, तो 50 या 150, 50 दूनी 100, ठीक है, और ये कटा 20 से, और 20 किया 60। अब ये कह रहा है कि 60 के बराबर कौन है। अब ऑप्शन उठाने हैं, देखो ऑप्शन उठाने हैं, हम सी को उठाते हैं, सी का 50%, सी का 50, सी है 100, सी का 50% करेंगे तो हम 50 आएगा, 60 तो आने से रहा, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया, ठीक है। ए का 250% ठीक है, ए का 250% करते हैं, ए का 250% करते हैं, ए कितना है हमारे पास 20 है, 20 का 250% करेंगे हम, तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और ये कितना आ जाएगा 50, तो ये भी आंसर में नहीं है भाई। बी का 150% लेके आना है ना हमें, तो ये तो 50 ही निकल गया है। फिर करते हैं सी का 65%, छोड़ो, ए का 300% करके देखो, आपका आंसर मिलेगा पक्का, ठीक है, क्योंकि ए का 300% देखो, 20 का 300% करेंगे हम, ढंग से लिख दे भाई, 300/100 करेंगे, तो ये 0 से 2 0 कटेगा, 20 का क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, तो 60 60 में मिल जाएंगे, बी का 150% सी के 300% के बराबर होगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़के के पास 1 2 3 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के मूल्य के कुछ सिक्के हैं, ठीक है, सिक्के हैं उनके पास, सिक्कों की कुल राशि है 6.50, तो 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। देखो सबसे पहले अनुपात लिख लेते हैं, 1:2:3, ठीक है। फिर लिख लेते हैं पैसे, ठीक है, पैसे लिख लेते हैं ऊपर, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। पैसे, मान लो कि भाई 1 पैसे का ना 50 पैसे का एक ही सिक्का है, तो 50 पैसे बने यहाँ पे, ठीक है। और ये 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो फिर 50 पैसे बने, और ये 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 30 पैसे बने। टोटल मिला के कितने बने 1.30 पैसे, भाई 1 रुपये 30 पैसे बने ने टोटल मिला के।
₹1.30 किसके बराबर है? ₹6.50 के बराबर है। ठीक है, तो ये एक की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? तो एक की वैल्यू लाने के लिए यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, तो 13 पूरा 65, तो 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 13 पूरा 65 पूरा 5 से कट जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और हम ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 13 पूरा 65 होता है, 5 से कट जाएगा। अब बोल रहा है कि 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 10 पैसे की वैल्यू कितनी है? 3, और 3 को हम 5 से गुणा करेंगे हम, तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.15। इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है कि 1,40,000 रुपए पर 6 महीने के लिए 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, तिमाही संयोजिता चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, तिमाही की बात कर रहा है कि मतलब 3 महीने में एक बार देनी है। ठीक है, तो पहले ब्याज पर रेट जो दे रखी है वो 12% है। ठीक है, 12% हमने रेट दे रखी है, तो 3 माह में एक बार देनी, मतलब ये देनी पड़ेगी 4 बार। ठीक है, तो 4 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, ना भाग कर दो, 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास रेट कितनी आ जाएगी? 3। तो हमारे पास टोटल जो रेट है वो 3% है इस टाइम पे। ठीक है, और 6 महीने की बतानी है, तो तिमाही की बात कर रहा है ना, तो 6 महीने में तिमाही कितनी बार आ गई? 2 बार। तो सीधी साल पे बात करते हैं हम कि 2 बार देनी पड़ेगी, हम 2 साल तक देनी पड़ेगी, वो सोचते हैं। ठीक है, बस तिमाही तिमाही करके 6 महीने तक देनी, दो दो बार देनी है। तो हम साल वाली की बात करते हैं, जैसे हमने सुना होगा ना पर्सन की भाई 12% वार्षिक दर, ऐसे मान लेते हैं हम 3% वार्षिक दर है और 2 साल के लिए देनी। अब 6 महीने का बना दो 2 साल, क्योंकि तिमाही करके 2 बार ही देनी पड़ेगी, तो 2 साल के बराबर ही होगी वो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है हमें? अब क्वेश्चन को सोल्व करना है कि हमारे पास रुपए है कितने? 1,40,000। ठीक है, 1,00,000 लिख दो यार, 1,40,000 हमारे पास क्या है? रुपए हैं। ठीक है, तो ये है रुपए। पेन काम नहीं कर रहा भाई मेरा। रुपए है 1,40,000। ठीक है, वर्ष है कितना है? समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष, क्योंकि भाई तिमाही तिमाही करके 2 बार दे रहे हैं, तो हम 2 वर्ष मान लेंगे अब की बार, क्योंकि हमने रेट को चेंज कर लिया है। और रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है हमारे पास 3%, क्योंकि हमने निकाल लिया ना 3%। 3% वार्षिक दर निकाल ली। ठीक है, क्योंकि तिमाही तिमाही करके 2 बार देंगे, तो 3% वार्षिक मान लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास वो आसान वाला क्वेश्चन होगा जिसको हम हमेशा सोल्व करते आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, और इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, 1,40,000 रुपए हैं। ठीक है, 1,40,000 रुपए हैं, इंटू में कितनी परसेंट हमारे पास? हमारे पास है 3% 2 साल के लिए, तो 3 को क्या करेंगे? 103/100। ठीक है, 103/100 इंटू में 103/100। ठीक है, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे। अब बचिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कर लो आप। कैलकुलेशन जब करोगे तो ये निकल के आएगा इस क्वेश्चन का आंसर 8526। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस 14 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। अब आपको और भी शॉर्टकट चाहिए तो मैं एक पेज और ले लेता हूँ। ठीक है, एक पेज और ले लेता हूँ, ये शॉर्टकट वाला बता देता हूँ आपको मैं। शॉर्टकट वाला कैसे करना है? देखो आपको कि ऊपर लिख लेना है 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 लिख लिया। ये 1,40,000 मत लिखो आप ऐसे करो, 1,40,000 मत लिखो, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो, बहुत सारे तरीके हैं एक क्वेश्चन को करने के, किसी भी शॉर्टकट तरीके से आप कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो आप कि आपके पास रेट कितना दे रखा है? आपके पास रेट दे रखा है 3%। 3% को आप उसमें तोड़ लो, तो ये तोड़ लिया हमने 3% को। अब जो नीचे वाली रकम होती है ना, उसको कर दो स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, इसका स्क्वेयर करोगे तो ये आएगा। इसके निकाल लो 2 डंडियाँ। ठीक है, पहले वर्ष जब भी हम ब्याज देंगे तो 3/100 के हिसाब से देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/100 के हिसाब से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे इसकी, और कितने ब्याज आ जाएगा? 300 रुपये ब्याज आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ष भी कितना आ जाएगा? 300 रुपये ब्याज आ जाएगा। ठीक है, पर दूसरे वर्ष इस पे भी एक ब्याज और आएगा। ठीक है, 300 रुपये पर
300 रुपये पर और ब्याज आएगा। 300 रुपये पर ब्याज क्या आएगा, 3/100 का। तो इससे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 रुपये ब्याज आएगा। ठीक है, तो 10,000 रुपये पर कितना ब्याज आया, 300, 300 प्लस 600, 609 रुपये ब्याज आया। कितने पर, 609 रुपये कितने पर आया, 10,000 पर ब्याज आया। ठीक है, तो एक बात बताओ हमें, 10,000 रुपये पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 10,000 रुपये पर ब्याज कितना मिला है 609 रुपये। तो 1 रुपये पर ब्याज कितना मिलेगा, 609, 609 रुपये मिला 10,000 रुपये पर ब्याज। ठीक है, तो 1,40,000 पर ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ पर 1,40,000 मतलब 4 जीरो आएंगे ना भाई, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगी और ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं करके देख देता हूँ, 609 को 14 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कभी मैं गलत बता दूँ आपको, 609 इंटू में 14, 8526 सही आंसर आ रहा है भाई। और मैंने पिछली बार पिछला आंसर क्या दिया था, पिछला दिया था 103 इंटू में 103। हाँ, ये जो था ना, ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा इसको जोड़ के। ठीक है, ये 1,40,000 घटा देना फिर उसका आंसर आएगा। ये है वो मेन फॉर्मूला। ठीक है, ये है वो वाला फॉर्मूला, याद रखना इस बात को। ये है वो जो कि जो हमारे मेन मेथड में लिखा होता है ना, वो वाला फॉर्मूला है ये। इसमें जो भी आंसर जो निकल के आएगा हमारे पास, उसमें से 1,40,000 हमें घटा देना है। ठीक है, 1,40,000 हम घटा देंगे तो 8526 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। ठीक है, ये बताना मैं भूल गया था और ये शॉर्टकट मैंने बता दिया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्या कह रहा है कि 6 दिन में 7 घंटे कार्य करके 13 पुरुष 10 दिनों में इतनी ईंटें बना देते। तो सिंपल सी बातें हैं, सारी चीज़ें जो मोटी मोटी है वो ऊपर लिख लेते हैं। जैसे कि 7 घंटे काम किए हैं। ठीक है, और कितने जनों ने काम किया है, 13 जनों ने काम किया है। और कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। कितनी ईंट बनाई, जो भी कार्य होता है वो नीचे रख देते हैं भाई। कितनी रोटी खाई, कितनी ईंट बनाई, कितना कागज बनाया, कितनी प्रिंट किया, ये जो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं वो नीचे रख देते हैं। ठीक है, अब ऊपर ऊपर क्या रखना है, और पूछा गया है कि अब बताओ कि कितने दिनों में 39 आदमी, कितने दिनों में मतलब एक्स लिख देते कितनों दिनों के लिए, और 39 आदमी 3 घंटे काम करके कितना काम करवाना है, 396। ठीक है, 396 काम करवाना है। तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 के 9, 3 दूनी 6। ठीक है, और अब ये किससे कटेंगे, ये 2 से कट जाएंगे, 140 पे ये कट जाएगा, 2 2 छः 12, 2 छः 12, 66 में। ठीक है, 66 में कट गया, ये कट जाएगा 70, ये कट जाएगा 33। ठीक है, और कैसे कटेगा भाई, ये कट जाएगा 13 3 39। ठीक है, ये कट जाएगा 11 पे। ठीक है, ये कट जाएगा 7 10 70, ये 10 से 10 कट जाएगा, बचा 11। तो 11 को हम भेज देंगे उस साइड पे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11। तो 11 इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो कैलकुलेशन के ऊपर है, आप कैसे भी शॉर्टकट भी कर सकते हो। मैंने इतनी लंबी कैलकुलेशन कर दी पर ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 25,000 रुपये के साथ एक्स एक व्यवसाय शुरू करता है, 4 महीने बाद वाई आ जाता है, तो अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो 25,000 रुपये, एक्स 25,000 रुपये लगाता है। ठीक है, और 12 महीने के लिए लगा देता है। वाई आता है 4 महीने बाद, कितने रुपए लेकर, 20,000 रुपये लेकर आता है, और वो 8 महीने के लिए लगा देता है, क्योंकि 4 महीने तो निकाल दिए उसने, तो 8 महीने के लिए लगा देता है। तो इसकी 3 जीरो से इसकी 3 जीरो काट दो। ठीक है, ठीक है, और इसकी 5 से इसकी ये अनुपात रखना, 5 चौक 20 काट दो। ठीक है, और काट दो 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, और कुछ कट सकती, नहीं कट सकती, तो 5 तिये 15 इंटू में 4 दूनी 8।
तो 15:8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है डम इस सवाल में। क्या है, अमन ने 3 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज पर बैंक में कुछ राशि निवेश करता है, कुल इतने रुपए का ब्याज मिला। तो ये सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन क्या है हमें नहीं पता, समय कितना है 3 वर्ष, और ब्याज कितना है 8/100। ठीक है, बराबर में कितना ब्याज ले रहे हैं इसमें 3720 रुपये। कैलकुलेशन है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको काट दो 8 से सीधा ही, 8 चौक 32। ठीक है, बचा कितना 5, 8 6 48 और 8 5 40। ठीक है, ये बचा, तो ये कट जाएगा सीधा 3 पे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, ये चल जाएगा वहाँ पे x बराबर 15500। ठीक है, ये कैलकुलेशन थी भाई, कुछ भी नहीं था। मूलधन गुणा दर गुणा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये समय है भाई, ये दर है, तो उल्टा पुल्टा लिख लो, कुछ भी गुणा है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज। ठीक है, वही है, सिंपल सा है, मूलधन निकल जाएगा इसमें। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में, 20% गणित में अनुत्तीर्ण रहते हैं। ठीक है, और दोनों में 10% अनुत्तीर्ण रहते हैं। ठीक है, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले कितने प्रतिशत छात्र, देखो छात्र है, इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण रहे 40, और मैथ में कितने रहे 20। ठीक है, 40 और 20 कितने हो गए 60, और ये कह रहा है दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हैं 10, तो इसमें से 10 घटा दो, तो कितने बचे 50% जो बच्चे हैं वो रहे अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण कितने भी रहे होंगे, मतलब पास कितने हुए होंगे, वो भी 50% ही पास हुए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो ए बी सी एक भुजा में ए बी, मैं बना देता हूँ इसको। ठीक है, त्रिभुज है ये वाली, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक त्रिभुज। ठीक है, इसको मैंने लगा दिया यहाँ पे, इस क्वेश्चन के हिसाब से लेके चलता रहूँगा मैं। अरे ये क्या बना दिया, एक सेकंड रुको भाई, इसको थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है। एक त्रिभुज है, और जिसके अंदर हमने पॉइंट दे रखे ए बी सी। ठीक है, ये हमने पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं ए। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं बी, और यहाँ लगा देते हैं सी। ठीक है, अरे सी की जगह ई लगा दे सी। ठीक है, सी लगा देते हैं। अब क्या कह रहा है, ए बी और ए सी के बीच में पी क्यू एक लाइन है, ए बी और ए सी के बीच में पी क्यू एक लाइन है, तो हमने एक डंडी खींच ली पी क्यू। ठीक है, और ये क्या है पी क्यू, इस साइड है पी और इस साइड है क्यू। अब बोला है कि ए बी, ए पी है 5, ये दे रखी है 5। ठीक है, और पी बी, जो पी बी है ये है 10 - 5, 10x - 5। ठीक है, ये वाली जो डंडी है वो है 10 - 5x। ठीक है, एक क्यू दे रखी है 3x। ठीक है, 3x, और क्यू सी दे रखी है 24 - 3x। ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं है सवाल, एक्स की वैल्यू बतानी है, और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये है लाइन। ठीक है, एक्स की वैल्यू बतानी, देखो मैं जब बताता हूँ इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है ए पी बटे ए बी। ठीक है, ए पी बटे ए बी लेना है, और इस साइड लेना है ए क्यू बटे ए सी। ठीक है, बस इतना सा ही है इसमें, तो इसको सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं लिख देता हूँ ऊपर ए पी बटे ए बी लेना है आपको ऊपर से नीचे तक। ठीक है, और बराबर होता है किसके, ए क्यू बटे ए सी के बराबर। बस इसमें ये पूरा सिस्टम रखना है और बाकी सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5/10
10x-5 इजकल टू 3x/24 माइनस में 3x। ठीक है, ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 चौक 20, 2 5 10 2 12, 124 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 माइनस में 5 दिया 15x। ठीक है, और इजकल टू में इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x² माइनस में 5 दिया 15x। ठीक है, 15x। ठीक है, ये आ जाएगा 5 दिया, ये है 15 भाई, 15 है ये, 15x। ठीक है, 5 दिया 15x आ गया। अब हम x² को एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को एक ही साइड ले लेते हैं और बना देते हैं इस साइड 0। तो 30x² माइनस में ये 15 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उस साइड भी ये क्या है, प्लस ही है ना, माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, उस साइड माइनस ही है और इस साइड भी माइनस ही है। ठीक है, माइनस ही है ना, हाँ सही है, फिर तो ये कट जाएंगे। ये 15 इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और वहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा। हम 120 को इसी साइड रखते हैं, 120 ही। ठीक है, और तो 0 से 0 कट जाता है, 3 पे कट जाता है 4 पे। ठीक है, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो इस क्वेश्चन का ना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 की रूट करेंगे तो 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, x की वैल्यू निकलवानी थी और कुछ भी नहीं निकलवाना था इसमें। ठीक है, ये पर माइनस का ये इस माइनस के से कट जाएगा। ठीक है, तो बाकी बची 30x² बराबर ये, इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए, एक परीक्षा में एक छात्र अधिकतम 35% अंक प्राप्त करता है और क्या बोल रहा है कि 13 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कि देखो, एक आदमी है, वो कितने अंक प्राप्त करता है, 35% अंक प्राप्त करता है और 13% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब इसको 13 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता। कितनी बात समझ में आ गई, पास हो जाता है। अब लिख दो बराबर। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि एक पिंड है, उसको 60% अंक मिल जाते हैं, उस भाई साहब को 60 अंक मिल जाते हैं, पर वो 37% फालतू ले जाता है। मतलब उसको 37 घटा देते तो फिर वो पास हो जाता। भाई 60% लेके वो 37 अधिक ले रहा है, तो मतलब 37 कम कर देते तो सिर्फ पास ही होता ना। तो दोनों पास पास कर लिए हमने बरोबर। ठीक है, बरोबर कर लिए, सॉरी। ठीक है, बरोबर कर लिए। तो अब परसेंट एक साइड ले देते हैं और रकम हम ले लेते हैं एक साइड। ठीक है, तो 35 को हम इस साइड भेज देते हैं और 37 को इस साइड ले आते हैं। तो 35 को इस साइड भेजेंगे तो 60 माइनस में 35%, ये दोनों परसेंट के हैं। ठीक है, और इस साइड हो जाएंगे, ये इस साइड आएगा प्लस का 13 प्लस में 37। ठीक है, 13 प्लस में 37, तो 35 में से 13 60 गए तो ये बचे 25% बराबर, ये जुड़ जाएंगे। ये कितना बन जाएगा भाई, 40 50। ठीक है, 50, और 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। 1% की 2 वैल्यू आ गई। तो क्या पूछा है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 200। तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ये, महज आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में धनराशि स्वयं के 8 गुना हो जाएगी। देखो, कभी भी जब चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं ना, चक्रवर्ती ब्याज चलता है डबलिंग पे। ठीक है, तो एक वर्ष में देखो, एक वर्ष में दुगना होगा। ठीक है, एक वर्ष में दुगना हुआ, मान लो एक वर्ष में हुआ है दुगना, तो चल जाएगा। एक वर्ष में हुआ है दुगना, मतलब पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में गया दुगना, दूसरे से तीसरे वर्ष में गया 2 का 4 गुना। ठीक है, 2 का 4 गुना। ठीक है, तो तीसरे से चौथे वर्ष कितना जाएगा, 8 गुना। ठीक है, तो यहाँ तो 0 से शुरू हुआ था ना, 0 फिर 1 फिर 2 और फिर 3, तो 3 वर्षों में कितना हो गया, 8 गुना हो गया। तो
तो कितना परसेंट बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर 1 रुपये था मान लो, ठीक है, उसका डबल होगा, 1 रुपये का डबल होगा, 1 रुपये का कितना होगा, 2 रुपये होगा। तो कितना परसेंट बढ़ा है, 200, सीधा 100% बढ़ गया, ठीक है। यहाँ से 2 का हो गया 4, तो कितना परसेंट बढ़ा भाई, सीधा 100% तो बढ़ रहा है। या 4 का होगा कितना 8, तो कितना बढ़ रहा है, 100% बढ़ रहा है सीधा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका 100% आंसर, ठीक। ये मुँह जबानी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2 बर्तनों में दूध और पानी क्रम से इतने और इतने हैं, ठीक है। तो आधा दूध और आधा पानी संयुक्त मिलाया जाए तो बर्तनों में तलों को किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। देखो हम किसी एक चीज़ को ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, तो दूध है हमारे पास 5 बटे के टोटल को मिला देते हैं तो 16, ठीक है। पहले बर्तन में इतना दूध है, दूसरे बर्तन में दूध कितना है, 5 बटे टोटल को मिला देते हैं 8, ठीक है। मिलाना क्या है, बनाना क्या है, आधा में बनाना है, ठीक है। आधा दूध आधा पानी बनाना है, तो आधा दूध मतलब 1 किलो बटे में 2, ठीक है। मतलब आधा दूध बनाना है, तो ये सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मतलब घटा लेते हैं इसको आपस में, ठीक है। इसको आपस में घटा लेते हैं, ठीक है। जब इसको घटाएंगे ना, तो हम एक बात बता दें, हम ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। देखो सब सारी रकम को हम 16 से मल्टीप्लाई कर दे, तो देखो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 16 से कर देते हैं, और इसको भी 16 से कर देते हैं। तो ये 16 से 16 कट गया, ये 8 दूनी 16 कट गया, और ये 16 पे कितना पे कट गया, 8 पे कट गया, ठीक है। 8 पे कट गया। तो जो नया डिजाइन बन के आ जाएगा वो आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा बीच में 8, ठीक है। ये जब कट के जब सिस्टम आएगा, तो ये जब इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, और इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, तो 2:3 में ये मिल जाएगा, ठीक है। 2:3 में मिल जाएगा। देखो कोई मतलब नहीं होता है 5 में से 3 घटे या 3 में से ना 5 में से 8 घटे या 8 में से 5, ठीक है। पर घटा के हमें 3 निकालना, ठीक है। आपस में ये है मिश्रण, मिश्रण में ऐसे ही चलता है, ठीक है। कोई सा भी प्लस माइनस ये ऊपर नीचे हो, पर घटाना होता है मेन मकसद इनका, ठीक है। तो ये 2:3 के किस क्वेश्चन आंसर में है, इस ऑप्शन में, ठीक है। तो हो जाएगा ये है सिंपल सी एक समीकरण है, इसको सोल्व करना है। दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी 9, और सोल्व क्या करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर करेंगे तो 9 की स्क्वेयर करेंगे तो 81, ठीक है। और प्लस में वाई स्क्वेयर करेंगे तो पापा 25, ठीक है। और अनुपात लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वेयर करेंगे तो 81 माइनस में 25, बस यही क्वेश्चन है। ये इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 6 100 ये अनुपात में, और 11 में 5 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 5, 65, ठीक है। और इसको आप 2 से काट देते हैं, तो ये 2 से काटेंगे तो 53 पे कटेगा ये, और अनुपात में ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है। 53 और 28 इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सिंपल था ये। तो ए और बी एक बिंदु सी से क्रम से 40 तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डी की तरफ चलते हैं। ए सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है, बी सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है, तो ए बी को कितने समय में पकड़ लेगा। देखो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी दी गई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी दी गई है, बोल रहा है ये है सी और ये है डी, ठीक है। यहाँ से ए और बी दोनों चलना शुरू करते हैं। पहले ए चलना शुरू करता है कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू करता है, और वो 8 बजे से चलता है। तो भाई और बी चलता है 9 बजे, तो 8 बजे से 9 बजे तक ए ने कितनी दूरी तय कर ली, 40 किलोमीटर तय कर ली ना, ठीक है। अब बी भी इसी साइड चल रहा है, ठीक है। बी भी इसी साइड चल रहा है, और वो है अब 9 बजे चलना शुरू किया, 9 बजे चलना शुरू किया, इसका मतलब है कि वो 45 की स्पीड से चलेगा। अब एक बंदा 40 की स्पीड से इस साइड चल रहा है, एक बंदा 45 स्पीड से इसी साइड चल रहा है, ठीक है। तो जो 45 की और 40 वाला की जो रिलेटिव स्पीड आएगी ना, वो बी जो चल रहा है बी, वो सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही चल पाएगा, ठीक है। भाई देखो ए है वो 40 चल रहा है,
ठीक है, ए 40 चल रहा है, बी चल रहा है 45, ठीक है। तो 45 में से 40 घट जाएंगे, क्योंकि भाई ए भी तो चलता रहेगा आगे, ठीक है, डी की साइड जाता रहेगा ना, ये डी की साइड चलता रहेगा, तो हर किलोमीटर में 40 तो वो चलता ही रहेगा, तो बी को 40 तो चलना ही पड़ेगा। और उसको पकड़ने के लिए कितना फालतू चल रहा है बी, 5 फालतू चल रहा है, मतलब हर घंटे सिर्फ 5 ही फालतू चल पाएगा ए से बी, ठीक है। और ए ने कितना फालतू चल रखा है पहले ही, 1 घंटे में 40 किलोमीटर फालतू चल के दिखा दिया। तो 5 के हिसाब से 40 किलोमीटर तय करने में कितना घंटे लगेंगे इसको, 5 8 40, 8 घंटे लगेंगे, मतलब 9 बजे के बाद तुम 8 घंटे जोड़ लो, उतने टाइम पे ये पकड़ लेगा। अब देखो 9 बजे से गिन के देखो, 9 के बाद आता है 10 11 12, ठीक है, 3 घंटे हो गए 12 बजे तक। 12 बजे के बाद 1 2 3 4 5, 5 बजे शाम को 8 घंटे हो जाते हैं, तो 5 बजे शाम इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयताकार मेज के शीर्ष की परिधि 28 मीटर है, जबकि इसका क्षेत्रफल 48 मीटर है, तो उसका विकर्ण बताइए। तो मैं एक मेज ले लेता हूँ, क्या है, आयताकार मेज है, अरे मेज कहाँ मिलेगी यार, ये, ठीक है, एक आयताकार मेज है, इसकी परिधि, परिधि क्या होती है, परिधि होती है कि इसके चारों तरफ का जो चक्कर होता है ना, उसको परिधि बोलते हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ का चक्कर को परिधि बोलते हैं। ये कितनी है, 28 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कि ये जो है, ये दूरी ये कितनी होगी, 14, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी भाई, 14 हो जाएगी। और ये देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। तो एक 14 को किस टुकड़े में तोड़ा जाए कि 48 आ जाए, देखो 8 और 6 को तोड़ेंगे हम, 8 इंटू 6 को तोड़ेंगे, तो 8 6 कितना होता है, 14, मतलब ये 8 मान लो और ये 6 मान लो, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 8 और 6 को गुणा करते हैं तो हम कितना आता है, 48 आता है, ठीक है। तो एक बात बताओ हमें, ये 6 है और ये 8 है, तो ये विकर्ण निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये 8 मतलब 6, ये 8 है, ये 6 है, ठीक है। इसको 888 याद आई, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, ठीक है। यदि ये 3 का डबल है, ये 4 का डबल है, तो ये 5 का क्या आएगा, डबल, तो 5 का डबल कितना होता है, 10, ठीक है। 888 याद होनी चाहिए आपको, 888 से ही क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, आप 6 की स्क्वायर करो, फिर 8 की स्क्वायर करो, 6 की स्क्वायर कितनी आएगी, 64 आएगी, 8 की स्क्वायर कितनी आएगी ना, 6 की स्क्वायर आएगी 36, ठीक है। रुक जाओ, ये नहीं, ऐसे नहीं, नहीं नीचे लिखने दो थोड़ा, भाई 6 की स्क्वायर कितनी आएगी 36, प्लस में 8 की स्क्वायर कितनी आएगी 64, और 6 64 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 को 100 रूट में करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई हार्ड था नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दे रखा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें पी आर क्यू, ये पी आर क्यू मतलब ये कोण बताना है, ये कितना है, ठीक है। एक बात बताओ, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे, भाई आपको सभी को पता है त्रिभुज के अंदर का कोण होता है 180 डिग्री। जब 90 डिग्री का एक बंदे ने ले ही लिया, 90 डिग्री तो एक बंदे ने ले ही लिया, तो ये एक्स और ये 2 एक्स मिलके कितना बचे हैं, 90 डिग्री बचे हैं भाई। एक्स प्लस में ये 2 एक्स, ये टोटल मिलके कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, 3 एक्स बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो 1 एक्स बराबर 30 डिग्री। अब आप अपन को किसका बताना है, पी क्यू आर का बताना है, मतलब पी क्यू आर मतलब ये कोण हमें बताना है, ठीक है। पी क्यू आर क्या है, 2 एक्स है, तो 1 एक्स की वैल्यू 30 है, तो 2 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ए बी से 50% अधिक है, ठीक है। ए बी से 50% अधिक है, तो हम लिख लेते हैं ए है वो बी से 50% अधिक है, तो बी है 100, तो ये होगा 150। वहीं पर क्या कह रहा है, सी ए का 2/3 है, सी है वो ए का 2/3 है, सी है वो ए का 2/3 है, ए है 150,
इसका 2/3 कौन है, सी। तो 3 5 15 और 5 दूनी 10, ये भी 100 है, ठीक है, ये भी 100 है। तो ज्ञात कीजिए बी डी का कितना पर, अच्छा एक लाइन और रहेगी भाई, डी सी से 60% अधिक है। जो डी है वो सी से 60% अधिक है। तो डी है वो सी से 60% अधिक है, मतलब 100 से 60% अधिक है, मतलब 160% अधिक है, ठीक है। तो अब बताइए बी ए का कितना प्रतिशत है। डी है वो ए का ना, डी है वो बी का कितना प्रतिशत है, डी है वो बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत, बी कितना है 100% है, और ये कितना है 160 है, ठीक है। तो डी बी का, डी है ये है 160, बी कितना है 100, कितना प्रतिशत है कितना, तो ये काटेंगे तो हम कितना प्रतिशत आ जाएगा 160% ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, वजन के लिए 10% वजन के लिए एक वजन का प्रयोग करता है जो वास्तव वजन से 10% वजन कम होता है, ठीक है। उसका कुल लाभ क्या है। देखो जब भी आप इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करो तो आपको दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि लाभ कितना है और दिया कितना गया है, ठीक है। दिया कितना गया है उसको नीचे रखना है, लाभ कितना हुआ है वो उसको ऊपर रखना है। देखो आपको लाभ साफ साफ दिख रहा है कि 10% यहाँ लाभ लिया, 10% यहाँ लाभ लिया, तो टोटल लाभ कितना ले लिया 20%, ठीक है। और 100% पे निकालते हैं लोग हमेशा, पर यहाँ ऐसे सवाल जब दुकानदार के लेन देन में सवाल निकाले ना, तो ये है घपला कर रहा है 10% का, मतलब कि 100% की जगह यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा 90%। याद रखना बस, इतनी सी बात याद रखना, ग्राहक को कितना मिला है वो नीचे रखना है, इंटू में कर देते हैं 100। ये आंसर हो चुका हमारा, ठीक है। इसको यहाँ से कट कर देंगे, 200/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 200/9 कितना होता है भाई, 9 दूनी 18, ठीक है, 2 गया, 9 दूनी 18 पॉइंट, ऐसे 22 पॉइंट, ये कुछ आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैम ने 398 किलोमीटर की दूरी कुछ भाग कार से कुछ भाग बाइक से 8 घंटों में तय की। 48 किलोमीटर प्रति घंटे से कार चली है और 52 किलोमीटर प्रति घंटे से बाइक चली है, ठीक है। तो बाइक द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो मैं इसको एलिगेशन के रूल से करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हम कार से ही चलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कार, ठीक है। कार से ही हम 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 8 घंटे तक चलते हैं, तो कितना चलते हम, एक बात बताओ हमें, ठीक है। 48 किलोमीटर 8 घंटे तक चलते तो 8 8 64 क्या 4 6 आता, 6 8 चौक 32, 48 को 8 से गुणा करना है। देखो 8 8 64 का 4 बचा 6, 8 चौक 32 और 6 38, तो मतलब हम 8 घंटे सिर्फ कार से चलते तो 384 किलोमीटर चलते, ठीक है। बाइक से चलते हैं हम 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 8 घंटे ही, तो 8 दूनी 16 का 6 0 1 8 5 40 और 1 41, 416 किलोमीटर चलते हैं बाइक से, ठीक है। यदि बाइक से 8 घंटे चलते हम, हाँ भाई 8 5 4 8 2 16, ठीक है। यदि बाइक से 8 घंटे चलते टोटली तो 416 किलोमीटर चलते, पर हम चले कितने हैं 398 किलोमीटर, तो इसको बीच में रख लेते हैं। अब आ जाएगा ये, तो ये कितना, ये अब वही बताया था ना मैं भाई, कोई सा कुछ भी हो इसको घटाना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 398 और 84 के बीच में कितना गैप है, 14 का गैप है, ठीक है। यहाँ 14 का गैप आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 18 का गैप, ठीक है। 14 और 18 इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा 9 पे और ये कट जाएगा 7 पे, 9 और 7 इनको जोड़ लेते हैं। 9 और 7 कितना बनता है, 9 और 7 बनता है 16। तो 16 किलोमीटर जो है ना, ये जो 16 किलोमीटर जो आया है ना, 16 जो आया है ये होता है घंटा, ठीक है।
तो 16 की वैल्यू 8 घंटे के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने घंटे के बराबर होगी? 8/16, मतलब 1/2 की वैल्यू के बराबर होगी, 1/2 की वैल्यू के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइक से कितनी देर चला? 9 के साथ भाई, 9:7 आया, 9:7 आया था ना, तो 1/2 की वैल्यू करेंगे तो कार से चला 4.5 घंटे, ठीक है, और बाइक से चला 3.5 घंटे। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि भाई हमने निकाला ना कि आधे घंटे, 1 की वैल्यू आधा घंटा है, तो 9 की वैल्यू 1/2 करेंगे तो 45, मतलब 4 घंटे 30 मिनट आएगी, और ये 3.5 घंटे आएंगे, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब बोल रहा है कि बाइक से कितनी देर चला रहे, बाइक से 52 की स्पीड से 3.5 घंटे कितनी देर में पूरे हो जाएंगे? देखो भाई, यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। बाइक चलती है 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, और वहीं हम 7/2 के हिसाब से चलेंगे, तो ये आ जाएगा 26, ठीक है, 6×7=42 का 2, और ये 8×2 ये हो जाएगा, ठीक है, 42, 4, 7×2 = 14, 4 18, ठीक है, 182 किलोमीटर ये चल देगा, ठीक है। ये हम लास्ट का गुणा कर लेंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। बाकी एलिगेशन है, कुछ भी इसमें कुछ खास नहीं है, मोटी बात, ठीक है, जो समझाने लायक हो। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 64 छोटी गेंदों को मिलाकर एक 6 सेंटीमीटर वाली बड़ी गेंद बनाई गई है, ठीक है। तो हम छोटी छोटी गेंद ले लेते हैं, देखो हमने छोटी छोटी गेंद ली है ये, ठीक है, ये गेंद ली हमने छोटी छोटी 64, सेम उसकी है ये थोड़ी छोटी बड़ी बन रही है, पर ये याद रखना कि 64 है, ठीक है, टोटल। इसकी क्या बना दी हमने? बड़ी बना दी, बड़ी बना ली, ठीक है। इन 64 से हमने क्या बना ली? बड़ी एक गेंद बना ली, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखी है कितनी? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इनकी रेडियस हमें बतानी है, इन सभी 64 है मान लो ये, इनकी हमें रेडियस बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना कि जब भी छोटी छोटी गेंदों को बड़ी बनाया जाए तो उसका आयतन हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3, 4/3 πr/3, ठीक है। तो ये है 64, ये है छोटी 64, और बड़ी बनाई है कितनी? एक बनाई है, तो 4/3 पाई और बड़े आर की 3, ठीक है, और ये कितनी बनाई है? एक बनाई गई है। तो अब काट लेते हैं, यहाँ से ये कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब आर की वैल्यू रख सकते हैं हम, ठीक है। तो आर की 3 इधर ली हमने, और ये 64 भी उस साइड भेज देते हैं हम, ठीक है। उस साइड ये गुणा में है, उस साइड जाके किस में हो जाएगा? भाग में। तो ये है आर की वैल्यू 6 है, तो 6 को हम 3 बार लिख देते हैं पहले तो, ठीक है, और ये जो 64 है उसको नीचे ले आते हैं 64, ठीक है, हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व, ठीक है। अब देखो इसको अंडर द रूट करेंगे ना, ये 3 है, आर की 3 है ना, इसको इस साइड भेजेंगे, मतलब इसको अंडर द रूट 3 करेंगे इसकी, ये तो ये इससे कट जाएगा, पर यहाँ पर आ जाएगा ना, तो इसको करेंगे तो ये आएगा 6, और 64 किसकी होती है? 4 की होती है, सभी को पता होगा, ठीक है। 4 की 64 होती है क्यूब, ठीक है। इसको रूट करेंगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा? 4×5=20, ठीक है, 4×4=20, तो 1.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो छोटी वाली जो बॉल थी उसकी रेडियस कितनी थी? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? ये 1.5 है, ये कद को छोड़ ऐसा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो हाँ, होगी क्लास ख़त्म। आज की क्लास बस यहीं तक थी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैथ मैंने करवा दिया है ये, और रीजनिंग की भी हो चुकी है क्लास, ठीक है। फिजिक्स की क्लास भी चल रही है, तो आप देखना। टाइम हो रहा है 11:30 रात के, ठीक है। मैं रात को पढ़ाने लग रहा हूँ आपको, तो सोचो आप भी कुछ, ठीक है। 11:30 पे मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ ये। तो कुछ वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जानना। यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। और मोटिवेशनल कोई कमेंट कर देना, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।